मिडवेस्ट आईपीओ, आइए इसका रिव्यू करते हैं और समझते हैं क्या इसमें हमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। साथ ही जीएमपी अपडेट हम देखेंगे और एंकर लिस्ट वगैरह के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल इसका क्या है। तो ओपन 15 को यानी कल ओपनिंग है इसकी और क्लोजिंग 17 अक्टूबर को क्लोजिंग। हमें सोचा था एंकर लिस्ट वगैरह सब कुछ आ जाए, जीएमपी वगैरह तगड़ा हो जाए तब मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डाल दिया जाए, उसके बाद फिर हम जब कुछ सब सारा अपडेट मिल जाएगा तो और वीडियो डाल देंगे। अलॉटमेंट की बात करें तो 20 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा और फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है। 1014 से 1065 पर शेयर इशू प्राइस बैंड है। लॉट की बात करें तो 14 का लॉट रखा गया है। फ्रेश और ओएफएस दोनों है। यहाँ पे टोटल इशू साइज 451 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश है और ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ है। तो फ्रेश ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी एम्प्लॉय डिस्काउंट देखोगे 101 रुपये का है और लिस्टिंग BSE NSE पे हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB के लिए 50% का है, रिटेल के लिए 35% का है, NII के लिए 15% का रखा गया है। तो हम समझ लेते हैं कि मिडवेस्ट कंपनी करती क्या है। मैं सिंपल तरीका एकदम सिंपल में बताऊंगा जिससे किसी को दिक्कत ना हो। बहुत सारे बिगनर भाई बहन देखते हैं वीडियो तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो कंपनी का सिंपल सेक्टर नेचुरल स्टोन एंड ग्रेनाइट माइनिंग में है और इसको एक्सपोर्ट करता है, यही इसका काम है। नेचुरल स्टोन और ग्रेनाइट माइनिंग। ग्रेनाइट माइनिंग अगर आप जानते होंगे तो ग्रेनाइट एक मटेरियल होता है जिसको माइन किया जाता है, उसी का ये बिजनेस करते हैं। सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो मिडवेस्ट एक ग्रेनाइट और नेचुरल स्टोन माइनिंग कंपनी है जो कि ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट जैसी हाई डिमांड वेराइटी को एक्सपोर्ट करती है। और कहाँ कहाँ करती है? चाइना में हो गया, थाईलैंड में हो गया और आपका इटली हो गया। इन सब जगह पे जो है कंपनी देशों में कंपनी अपना एक्सपोर्ट करती है बिजनेस। तो बिजनेस इसका फैला हुआ है, ग्लोबली ओरिएंटेड है। और हम इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एक्चुअली देखो ग्लोबल डिमांड इसका बढ़ रहा है। इंडियन जो ग्रेनाइट है इसका डिमांड ग्लोबल में बढ़ रहा है भैया। इंडिया का जो है वर्ल्ड में टॉप में एक्सपोर्ट में आता है, ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट में टॉप में आता है। तो इसके ग्लोबली डिमांड तो है दोस्त। और इसका फ्यूचर ग्रोथ करीब 8 से 10% का इसका फ्यूचर ग्रोथ भी है। तो ग्रोथ इसका दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट दिख रहा है ठीक ठाक। यहाँ पे इसका आप ग्रोथ देखने को पाएंगे। तो आपको बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इनके कितने वर्कफोर्स वगैरह हैं, आप सब कुछ चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन हमको सेक्टर जानना होता है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही हो तो फाइनेंशियल से हमें पता ही लग जाएगा। तो सेक्टर हमने समझ लिया, सेक्टर में ग्रोथ है वो सब जान लिया। तो आइए अब हम फाइनेंशियल समझते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू हुआ था 522 करोड़ का। 24 की बात करें 603 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, यानी हर साल रेवेन्यू बढ़ा है। 25 की बात करें तो 643 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया, यानी जहां आप देखोगे हर साल रेवेन्यू यहाँ पे जो है बढ़ा है, करीब 7% से बढ़ा है। और ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है बट 7% के अराउंड जो है रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और प्रॉफिट 2024 से 25 के बीच करीब 33% का इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ा है। वहीं नेटवर्क देखोगे तो ये भी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। रिजर्व देखोगे तो वो भी बढ़ा है। सब चीज़ यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बोरो की बात करें 270 करोड़ का बोरो है। तो बोरो आइए देखते हैं कि बोरो ज़्यादा है कम है, अभी यहाँ डिसाइड हो जाएगा। इंडिकेटर की मदद से हम और डिटेल में जानते हैं कि आखिर इसका सब कुछ कैसा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 20% के अराउंड मान सकते हो है। ROC की बात करें तो करीब 18-19% का है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है तो ये अच्छी बात है, बढ़िया है। इसका डेट ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 22% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पेट मार्जिन की बात करें तो 17% का पेट मार्जिन है, ये भी शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 का है। मार्केट कैप की बात करें तो 3851 करोड़ के आसपास का है। EPS करीब 27 का है। PE की बात करें तो 40 का हो जाएगा। IPO आने के बाद 40 का करीब हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है हमको अभी पीयर कंपेरिजन में जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बता दिया, तो इसको याद ध्यान रखना। हालांकि आप डेटा टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव हम बाद में आएंगे, पहले पीयर कंपेरिजन करते हैं। मैंने डिटेल पढ़ा, वहाँ पे केवल और केवल एक पीयर का नाम डाला है और यही पीयर है। और इस पीयर का जो है आप देखेंगे तो इसका इससे बेहतर चल रहा है, मिडवेस्ट से बेहतर है। जैसे इसका EPS 60.49 का है बट अपने IPO का EPS 39.42 का है, ज़्यादा कम है। PE की बात करें तो P इसका 12.73 का है, अपने IPO का P 27 का है भैया। 27 का P है, समझ रहे हो कितना ज़्यादा P है। इनका भी P ज़्यादा है, तो अपने IPO का सब निगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 22% का है, इसका 24% का है। फिर भी ये सेकंड नंबर पे है, फिर भी इनका P ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ज़्यादा नहीं है। नेट एसेट वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, ये भी 163 का है, इसका 250 का है, तो ये भी ज़्यादा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू बात करें तो 3.08 का इसका है, इनका फिर से 6.5 का है। तो इनके देखो आप ओवरऑल समझो, इनका सब कुछ महंगा है, उतना ग्रोथ भी नहीं, उतना महंगा सब कुछ है। प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा है, अपना IPO प्राइस से महंगे प्राइस पे ला रहे हैं, तो लिस्टिंग के बाद गिरावट मार सकता है। याद रखना, जो महंगा IPO होता है लिस्टिंग के बाद वो जरूर गिरावट मारता है। तो लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, यानी हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी नहीं कंसिडर कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। LG का आप देखेंगे, LG इतना बढ़िया शानदार कंपनी, इतना फेयर प्राइस पे था, फिर भी वो 4 या 5% जो है गिरावट मारा, समझे, उसके बाद ऊपर गया। तो फिर इसकी कहाँ ही
बात करोगे। फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल एक्चुअली इसका गुड है, स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग ना होने का रीजन आपने देख लिया कि पीयर के मुकाबले ये पीछे हैं और सब कुछ ज़्यादा अपना दिखा रहे हैं। पी वगैरह सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा सब कुछ इनका भैया ऊपर ही चल रहा है दोस्त, बढ़िया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर दिखा रहे हैं। बट उतना ग्रोथ इनका है नहीं, उतना पेट मार्जिन इनका है नहीं, उतना रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका है नहीं, सब कुछ उतना है नहीं जितना इन्होंने सोच के रखा है, जितना महंगा अपना प्राइस डिसाइड कर लिए हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है और ओवरऑल इसी वजह से ये जो है गुड के कैटेगरी में आ गए। इनको फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम उसको होल्ड नहीं करते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो पर्सपेक्टिव नहीं बनाते। मैं पर्सनली बताता हूँ, यदि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको होल्ड नहीं करता हूँ, केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो इसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो कब? 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को इसका जीएमपी 15% या उससे ऊपर रहता है तो मैं इसमें जीएमपी के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, वरना नहीं करूंगा। 15% से कम रहेगा तो नहीं करूंगा दोस्त। यदि मान लो इसका 14% होता है तब भी चलाऊं है, बट अभी 12% रहेगा तब भी मैं अप्लाई नहीं करूंगा। तो 14-15% इस तरह का जीएमपी रहता है तो इसमें मैं अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी उससे कम होता है तो नहीं अप्लाई करूंगा, मैं स्किप मार दूंगा दोस्त। और आपको जो करना है अपने अनुसार डिसाइड कर लेना। मेरा काम था कंपनी करती क्या है, क्या कुछ करना है, रिव्यू कैसा है वो देना, मैंने कर दिया वो काम। बाकी आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो भी करना होगा कर लेना।